अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सबकी आवाज़ नसीम के साथ वॉइस ऑफ परदेसी पीपल। ये वो प्लेटफार्म है जहाँ पे हम बात करते हैं रियल लोगों की, उनकी रियल स्ट्रगल की और उनकी सक्सेस स्टोरीज़ की। आज मेरे साथ जो ख़ास मेहमान मौजूद हैं जो कि प्रोफेशन के लिहाज से डॉक्टर हैं जबकि पैशन के लिहाज से वो क्रिकेटर हैं। आइए शुरू करते हैं उनका सफ़र, उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। व्यूअर्स, तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली फरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नसीम भाई, कैसे हैं आप? सर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक था। तो सर, आप को पता है कि हमने ये नया पॉडकास्ट शुरू किया है और आज हमारे पॉडकास्ट के आप सेकंड गेस्ट हैं। तो आप अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाएंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इसके लिए मुंतखब किया। हालांकि जब आपने मुझसे बात भी की थी कि आप आएँ पॉडकास्ट के ऊपर, तो मैंने भी शायद आपको ये कहा था कि मुझसे ज़्यादा मशहूर हस्तियाँ मौजूद हैं यहाँ पे, जी। क्रिकेट के लिहाज से भी और इन जनरल भी। तो आप पहले उनको सीनियर्स को दें, लेकिन आपने कहा कि नहीं, हमने आपके साथ ही करना। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। और जो आपने नया ये वेंचर शुरू किया है, ये लोगों की जर्नीज़ और स्टोरीज सुनाने का सबको, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे। पहले आपका जो एक दमाम क्रिकेट वाला चैनल है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है जी शुक्रिया। और काफ़ी मशहूर भी है, और अल्लाह उसमें भी तरक्की दे। लेकिन ये भी एक अच्छा वेंचर है आपका, तो थैंक यू सो मच फॉर मुझे बुलाने के लिए इसके। जी वेलकम सर। तो सर, अपनी लाइफ का आपने आगाज़ कहाँ से किया, कहाँ से हैं आप, ज़रा आपने लोगों को कुछ बताएं। मेरा ज़रा जर्नी का आगाज़ ज़रा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। पैदाइश मेरी कराची की है। अच्छा। मैं कराची में पैदा हुआ था और मेरी अर्ली लाइफ सारी कराची में गुजरी है। मैंने पढ़ाई वगैरह सारी कराची में की। सही। फैमिली मेरी वैसे फैसलाबाद से है। सही। मेरे वालिद साहब वहाँ से जॉब के सिलसिले में कराची शिफ्ट हुए थे, तो फिर वहीं पे सारे पले बड़े। लेकिन फिर जब मेरी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो गई, तो फिर हमें शिफ्ट करना पड़ा इस्लामाबाद, क्योंकि वाले साहब की फौत हो गए हमारे। तो थोड़ा सा फैमिली भी क्या चाह रही फैसलाबाद में कि आप वहाँ आ जाएँ ताकि हमारी भी पास हो जाए, क्योंकि कराची में हम रहते थे अकेले। तो ये डॉक्टरी का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? ये आपके दिल में कुछ था या आपके पेरेंट्स की ये ख्वाहिश थी? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मेरी वालदा को और मेरे छोटे मामू, जिनका मेरे बचपन में और पढ़ाई के दौरान बहुत इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर, उनको बड़ा शौक़ था कि फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर बनना चाहिए। तो फिर ज़ाहिर है, जिस तरह होता है कि माँ बाप की ख्वाहिश हो और ये इस तरह हो, तो आप फिर ज्वाइन करते हो। फिर इस तरह मैं मेडिकल साइड पे आ गया फिर। तो मेडिकल का सफ़र कब शुरू किया, कहाँ से शुरू किया? मेडिकल मैंने ग्रेजुएशन की है बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से 2007 में। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया, हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। उसके बाद मैंने इस्लामाबाद में थोड़ा सा काम किया, हाउस जॉब की पिम्स में। इस्लामाबाद में आप हाउस जॉब करते रहे या मेडिकल किसी मतलब हॉस्पिटल में आपने जॉब की? नहीं, पहले हाउस जॉब की पिम्स के अंदर, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। सही। उसके बाद थोड़ा प्राइवेट काम किया। फिर उसके बाद मुझे यही था कि अब इस फील्ड में आगे जाना है, तो मैं फिर पढ़ने के लिए बाहर चला गया। आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? मैं जी डेंटल सर्जन हूँ बेसिकली। अच्छा, डेंटल और सर्जन है। हाँ जी, दांतों का डॉक्टर हूँ, सही। दंतान साज जिसको हम कहेंगे। और उसके बाद फिर मैं स्पेशलाइजेशन करने इंग्लैंड चला गया। 5 साल फिर मैं इंग्लैंड में रहा। किस साल में इंग्लैंड गए? मैं इंग्लैंड गया हूँ जी 2011 में, और फिर मैं वापस आया हूँ 2015 के स्टार्ट में। इंग्लैंड में आप कैसे गए? मतलब आपने खुद से मतलब इसके लिए अप्लाई किया या मतलब आप किसी अदारे के थ्रू गए, किसी स्कॉलरशिप के थ्रू गए? नहीं नहीं नहीं, हमारी फील्ड ऐसी है कि इसमें जो खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो स्कॉलरशिप वगैरह इसके लिए होती नहीं है। तो ये सेल्फ फाइनेंस के ऊपर मैं अपने खर्चे पर सारा गया था। आपकी डेथ भी हो गई आपके हाँ जी, ड्यूरिंग तालीम। हाँ जी। तो इतना बड़ा, यानी इस इसका ख़र्चा भी आप बता रहे हैं बड़ा एक्सपेंसिव है जी ये जी, ऐसे मेडिकल ही की है, फील्ड आपकी। ऐसे ही है। तो ये आपने कैसे मैनेज किया इन चीज़ों को? बस वालिद साहब फौत तो हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कराची में काफ़ी वेल टू डू थे। सही। उनका अपना कारोबार वगैरह था, तो काफ़ी कुछ वो हमारे लिए छोड़ गए। फिर जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, तब पहले मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान में ही रह के स्टडी कर लूँ।
सही। लेकिन फिर अपॉर्चुनिटीज़ इतनी खास मिल नहीं रही थी, मौका नहीं था। फिर वालदा को भी था कि मुझे शौक़ है जाने का, तो सही। मैंने कहा कि तुम जाओ, कोई मसला नहीं है, पीछे से हो जाएगा मैनेज। तो अल्लाह का शुक्र है, गए वहाँ पे, मैनेज किया। फ़ीस वगैरह भले घर से आती थी, लेकिन काम मैं वहाँ पे करता था खुद। वहाँ मैं जॉब करता था, साथ में पढ़ता था, तो अच्छा। सारा कुछ मैनेज करता था उसके हिसाब से। अच्छा, आप इंग्लैंड चले गए, जी जी वहाँ पे आपने अपनी जॉब भी की, जी जी यानी आपने स्टडी भी की और साथ में जॉब भी जी की। जी जी बिल्कुल। ये यानी जो यूरोप जाना चाहते हैं या जो यूरोप जाते हैं पढ़ने के लिए, वो वहाँ पे पढ़ते हैं और साथ में जॉब भी करते हैं। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फीस बहुत ज़्यादा है, खर्चा बहुत ज़्यादा है। अब ये मैं तो 2010 में गया हूँ, आजकल आप अगर लगाएं 2026 चल रहा है, तो पाउंड और यूरो की वैल्यू कहाँ चली गई है, तो अब तो और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोड कम से कम हो, तो एटलीस्ट आप इतना करें कि अपना खाने पीने का खर्चा आप खुद निकालें। तो तो वहाँ पे मतलब टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है? आप स्टडी करने के लिए जाते हैं, फिर आप वहाँ पे जॉब भी करते हैं, और जॉब और स्टडीज़ को किस तरह से आपने मैनेज किया वहाँ पर? बस ये थोड़ा सा था उस वक्त, शायद ये भी था कि यंग थे, तो इतना सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, थकते नहीं थे। अच्छा। तो ये होता था कि जॉब भी कर लेते थे। थोड़ा सा एक और एक फैक्टर ये भी है कि वहाँ पे इंग्लैंड वगैरह में, यूरोप में एक लेवल कैप है कि आप इतने ज़्यादा टाइम से ज़्यादा एक हफ्ते में काम नहीं कर सकते। जैसे स्टूडेंट के लिए मैक्सिमम है 20 घंटे, पर 20 वीक? घंटे से ज़्यादा वो काम नहीं कर सकते पर वीक? पर वीक। हाँ जी, अगर उससे ज़्यादा वो काम करेगा तो उसकी कंप्लेन हो जाएगी अच्छा। यूनिवर्सिटी को, और फिर यूनिवर्सिटी से वो उसको निकाल भी सकते हैं कि ये भाई ये तो काम करने आए, ये तो पढ़ने नहीं आए। अच्छा। तो इस तरह 20 घंटे होता है, 20 घंटे मैनेज हो जाते हैं। लेकिन फिर एक तीसरी चीज़ है जो क्रिकेट है, क्रिकेट भी मैनेज करनी थी उसके अंदर। सही। तो उसमें मैं सर जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता था, हमारे यहाँ वहाँ पे सैटरडे संडे को मैचेस होते थे, और मेरी ड्यूटी सैटरडे को सुबह होती थी। सही। तो होता ऐसे था कि मैं सुबह 7 बजे शिफ्ट पे जाता था, वहाँ से शिफ्ट 11 बजे ख़त्म होती थी। 11 बजे मैं निकलता था, 12 बजे मैंने ग्राउंड पहुँचना है, 1 बजे मैच स्टार्ट होता था, और 1 बजे मैच खेल के मैं रात को 9 बजे घर आता था। अच्छा, आपको आप अपनी जॉब के साथ, अपनी मतलब पढ़ाई के साथ, फिर आप क्रिकेट भी खेलते थे? जी जी वो सारा कुछ एक साथ मैनेज होता था। हाँ, बड़ा मुश्किल नहीं था ये इन चीज़ों बस का? मैं वही बता रहा हूँ, यंग थे और जोश बहुत ज़्यादा था कि सब कुछ कर लेना है, तो क्रिकेट भी नहीं छोड़नी, जॉब भी नहीं छोड़नी, पढ़ाई भी करनी है। तो सारा कुछ अल्लाह का शुक्र है कर लेते थे मैनेज। एक एक टाइम में सारी चीज़ें आपने मैनेज कर ली? जी जी ऐसे ही है। आपको वहाँ पे जो इंग्लैंड में क्रिकेट का सिस्टम है ज़रा डिफरेंट है यहाँ से। अच्छा। वहाँ तो वीकडेज में भी मैचेस होते हैं, और क्योंकि वहाँ पे गर्मियों में मैचेस होते हैं, वो दिन लंबे हैं वहाँ पे। मतलब वहाँ पे मगरिब होती है 8:30-9 बजे, सही। तो वहाँ मैच ही शुरू शाम के 6 बजे होता है। अगर आपने T20 खेलना है तो वो 6 बजे शुरू होगा। तो आराम से आप या तो यूनिवर्सिटी से, या अगर आप जॉब पे हैं, जॉब 5 बजे ख़त्म हो जाती है, तो आप आराम से आके ग्राउंड पे पहुँच सकते हैं, 6 बजे मैच भी खेल तो सकते आपने हो। अब्रॉड की जो तालीम है कब कंप्लीट कर ली? 2015 में कंप्लीट हुई है, सही। उसके बाद मैं वापस आ गया, और फिर 2 साल मैंने इस्लामाबाद पिंडी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम किया, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। सही। वहाँ मैं टीचिंग भी करता था और पेशेंट भी देता था। सही। मेरा अपना प्राइवेट क्लिनिक भी था अच्छा। जो साथ में चल रहा था। ठीक। तो उसके बाद फिर यहाँ आने का मौका मिला, तो 2018 के एंड में फिर मैं यहाँ आ गया, सही। और तब से फिर अब यहीं पे और यहाँ। डेंटल की फील्ड आपने क्यों, मतलब कोई शौक था आपका या कैसे आपने इसको सिलेक्ट किया? असल में वही बात है कि मुझे पर्सनली तो इतना नहीं था, अम्मी को और मामू को ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे बस ये था कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनना, क्योंकि अच्छा। मुझे ये खून खराबा ना, ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। मुझे खून देख के ना बड़ी उलझन होती है। अच्छा। तो ना इसलिए मैंने कहा डेंटल में चले जाते हैं, इसमें खून खराबा कम है, तो इसलिए मैं डेंटल में आ गया। डॉक्टर साहब, एक स्पेशल सवाल आपके लिए है पाकिस्तान से। हाँ जी। मेरे खास एक व्यूअर हैं, जी जी फॉलोअर हैं, चाहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब से आपने एक ये सवाल हमारी तरफ से पूछना है कि जब आप लोगों के सामने मरीज़ दर्द में आता है, कर्ब से गुजर रहा होता है, और डॉक्टर साहब कह रहे थे कोई नहीं कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो क्या आया जैसे तकलीफ़ हो रही होती है मरीज़ को, आप लोगों को कुछ नहीं फील होता? बड़ा ये इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन असल में ट्रेनिंग होती है इस चीज़ की अच्छा। कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वो सुन कर देते हैं, जिस तरह कहना चाहिए डिसेंसिटाइज कर देते हैं, क्योंकि आप इतने मरीज़ देखते हैं कि आपको फिर फील नहीं होता, क्योंकि आपके लिए एक रूटीन बन जाती है। सही। ठीक है ना। तो वो चीज़, जैसे मैं बात करूँ, एक
कारपेंटर है, वो लकड़ी का काम कर रहा है, बड़ा सख्त काम है, और अगर मैं वो करने की कोशिश करूँ मेरे हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। सही। तो मैं कारपेंटर से पूछूं यार आपको दर्द नहीं हो रहा, कहते नहीं मेरे तो रोज़ का काम है। तो वो हमें इतना डिसेंसिटाइज कर देते हैं कि हमें फील नहीं होता, और अगर हमें फील होना शुरू हो जाए तो फिर हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। अगर मैं यही सोचता रहूँ कि यार ये पेशेंट है, इसको दर्द हो रहा है अगर मैं इस काम करने से, क्योंकि जाहिर है इवन दांत निकालना हो, फिलिंग करनी हो, इवन इंजेक्शन भी लगाना हो, मरीज को दर्द होगा। अगर मैं यही सोचना शुरू कर दूँ कि जी मरीज को दर्द हो रहा है तो मैं ये नहीं करता, तो उसमें मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सही। तो उसमें फिर आपको फील नहीं करना, फील करना ही नहीं है, सही। बहुत मुश्किल होता है। कितने साल तक आपने इंग्लैंड में तालीम हासिल की? डेंटल 5 साल में इंग्लैंड में रहा हूँ जी। सही। उस दौरान में फिर मेरी सारी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुई, सही। और उसके बाद फिर मैं 2010 में गया हूँ, 2015 में वापस आया हूँ, और फिर पिंडी में काम किया। फिर वो जो 5 साल आपने इंग्लैंड में गुजारे, कोई ख़ास वाक़या, कोई बंदा अच्छा लगा हो, या किसी ने अच्छी सपोर्ट की हो, या मतलब आपके साथ आपको वो वाक़या हमेशा याद रहा हो, आप उसको भूल ना सके हो? बहुत ज़्यादा वाक़यात हैं, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था घर से दूर रहने का। सही। तो और ज़ाहिर है एक तो घर दूसरे शहर जाना अलग बात है, मैं तो दूसरे मुल्क चला गया, और स्पेशली ऐसा मुल्क जहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ नई थी मेरे लिए। पाकिस्तान में तो आपको पता है कैसे घर वाले आपको रखते हैं, और बिल्कुल आपको कोई गिलास पानी का, और मैं तो ऐसा लाडला था कि मैं तो उठ के पानी का गिलास भी नहीं पीता था। और मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा फिक्र यही थी कि तुम वहाँ जाके कैसे रहोगे, अपना खाना पीना कैसे मैनेज करोगे, तुम तो बहुत ही सुस्त हो। और मैं वाकई में बाय नेचर बहुत सुस्त हूँ। सही। मैं प्यास भी लग रही हो कि मैं उठ के पानी नहीं पीऊँगा, कोई जा रहा होगा मैं उसको कहूँगा यार पानी पिला दो, सही। मैं इस बाय नेचर ऐसा हूँ। सही। तो मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा फिक्र यही थी। लेकिन फिर जब वहाँ पे गए और रहे, ज़ाहिर है लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत अच्छी थी कि मैं जो नए मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से मिलने का मौका मिला। सही। गोरों से मिलने का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ मुल्कों से लोग, इंडियंस, मिडल ईस्ट से बहुत लोगों से मेरा वहाँ मिलना हुआ। सही। तो आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपको वाक़यात तो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे एक एक बहुत वाक़यात है जिनके बारे में मैं सोचूं तो मुझे अभी भी हंसी आती है। लेकिन कोई एक ख़ास? चले एक मैं बताता हूँ कि हम 2012 की बात है शायद, तो हम 4-5 लड़के सारे हमारे साथ आपस में यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। 3 लड़के लाहौर के थे, अभी भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक कराची का और लड़का था। तो हमने सोचा कि हम न्यू ईयर पे लंदन जाएंगे फायरवर्क्स देखने। सही। अगर आप कभी यूट्यूब पे वीडियो देखें तो लंदन के जो मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग और क्लॉक टावर है बिग बेन, उसके ऊपर फायरवर्क्स होते हैं हर साल। सही। तो हमने बड़ा प्लान बनाया, और फिर हम 5-6 लड़के बाई ट्रेन गए। शाम में हम वहाँ पहुँच गए, और फिर हम पहले सारी आवारागर्दी की अच्छी तरह हमने। सही। फिर रात को 12 बजे हमने वो फायरवर्क्स देखे, बड़ा ज़बरदस्त आतिशबाजी का था वो डिस्प्ले। और उसके बाद हम रात को एक दोस्त के घर रुके, और उसको सारी रात हम काफ़ी हल्ला गुल्ला किया, काफ़ी गप्पे लगाई, और बड़ा यादगार रहा। तो वो एक तरह से मैं कहता हूँ कि वो बड़ा यादगार एक एडवेंचर था मेरे लिए, फर्स्ट टाइम लाइफ में। तो वो बड़ा मुझे याद है अभी भी। डॉक्टर साहब, क्रिकेट का शौक़ आपको कब से शुरू हुआ? हालांकि आपकी तालीम की जर्नी जो है बड़ी टफ थी, इसके बावजूद आपको क्रिकेट का शौक़ कैसे लग गया ये? बस जी देखें, पाकिस्तान में तो हर बच्चे को क्रिकेट का शौक़ है। सही। हमें भी बड़े होते हुए बहुत शौक़ था क्रिकेट का। सही। ज़ाहिर टीवी पे देखते थे, फिर स्कूल में खेल ली, घर पे खेल ली। मैं और मेरा भाई आपस में खेलते थे, उस साथ खेलते खेलते बड़े हो गए। तो बाकायदा कब क्रिकेट का आगाज़ किया? आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने बाकायदा क्रिकेट खेलनी शुरू की है डॉक्टर बनने के बाद। अच्छा। क्योंकि टाइम ही नहीं था पढ़ाई के दौरान। 2017 में आप डॉक्टर बने हैं? 7 में 2007 में? अच्छा। 7 तक मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अच्छा। सिर्फ मैंने स्कूल में उस लेवल पे टेबल खेली है थोड़ी सी, एफएससी में थोड़ी सी टेबल खेली, उसके बाद बिल्कुल छोड़ दी। क्योंकि पढ़ाई का फिर हर्ज हो रहा था। फिर जाहिर है या तो आप डॉक्टर बन सकते हैं या आप क्रिकेटर बन सकते हैं। जैसी गल। और घर वालों को तो आपको पता ही है, वो तो फिर यही कहते हैं कि पढ़ाई पे पूरा फोकस। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई बस चाहिए। तो यूनिवर्सिटी लेवल तक मैं बास्केटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था। यूनिवर्सिटी को मैंने अपनी रिप्रेजेंट किया हुआ कराची में। कराची में? हाँ जी। पढ़ते आप, सॉरी, आपने कहा इस्लामाबाद में आपने तालीम हासिल की, फिर आप कराची भी चले गए? नहीं, कराची में तालीम हासिल, इस्लामाबाद में काम करता, शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद। अच्छा, सही। तो वो इस तरह था। तो 2007 तक तो क्रिकेट तक दूर दूर तक कोई नाता, तो मैंने छोड़ दी हुई थी क्रिकेट के, बस नहीं टाइम मिलता खेलने के लिए, और ऐसा कोई इंटरेस्ट भी खत्म हो गया था, बस मैच देख लिया और कुछ। फिर जब मैं 2010 में इंग्लैंड गया हूँ,
वहाँ पे दोबारा से क्रिकेट शुरू की, ऐसे ही शौक किया। क्योंकि इंग्लैंड में एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपका कोई भी आपका शौक हो, आपको पूरा करने का वो प्रॉपर चांस देते हैं, मौका मिलता है हाँ जी। यूनिवर्सिटी में, जैसे मैं जिस यूनिवर्सिटी में था वहाँ पे हर स्पोर्ट का क्लब था। अच्छा, क्रिकेट भी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रही हाँ थी? जी, प्रॉपर इंडोर नेट्स होते थे, प्रॉपर ग्राउंड्स हैं उनके। अच्छा, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के 3 ग्राउंड थे क्रिकेट के। सही। क्रिकेट के 3 ग्राउंड है, हॉकी का अलग था, बास्केटबॉल का अलग, बैडमिंटन वगैरह हर चीज़ हो रही थी वहाँ पे। ठीक। तो वहाँ पे फिर मैंने एक क्लब ज्वाइन किया जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और स्टाफ का था। सही। और बड़ी मज़े की बात है कि मैंने बॉलिंग भी सबसे पहले वहीं शुरू की। यहाँ पे जब मैं खेलता था तो मैं सिर्फ बैटिंग करता था। हाँ। तो वहाँ पे एक हमारे कोच थे एलन, अब तो वो फौत हो गए में। अच्छा। उन्होंने मेरी बॉलिंग पे काम किया सही। कि यार, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मेरे एक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सही। लेकिन उन्होंने कहा कि यार तुम कर लोगे, तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सही। तो वो नेट्स में मेरे साथ काम करते थे। फिर एक और सीनियर थे वहाँ पे, स्टीव, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनको देख देख के मैंने बहुत क्रिकेट सीखी वहाँ पे। यानी आप बैट्समैन के बाद बॉलर बन गए? जी जी, ऐसे ही है। सही। क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है, पाकिस्तान में तो हल्का से भी कोई 19-20 का फ़र्क हो एक्शन में, और ये बटा है तो फलाना है तो ये बोल के ना आपको हटा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। यहाँ पे पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट खेली मैं बैटिंग करता था। इंग्लैंड जाके फिर मैं ऑलराउंडर बना, उन्होंने मुझे बॉलर बनाया प्रैक्टिस कर करके। फिर वहाँ पे मैं बॉलर बन गया और फिर जो 6 नंबर पे आके बैटिंग करता था। तो वहाँ पे इंग्लैंड में क्रिकेट मैंने बहुत इंजॉय की, बहुत खेली। सही। और वो क्रिकेट बहुत मुख्तलिफ है, जैसे कि पाकिस्तान में होती है, जैसे यहाँ पे होती है। वो एक अलग ही माहौल है क्रिकेट का, यानी उसका एक अलग ही लेवल है। अलग माहौल है, लेवल भी बहुत अलग है। और आप सोचें वहाँ पे जो क्रिकेट होती है जी। इस तरह नहीं तो जैसे यहाँ पे होती है, पाकिस्तान में होती है चीखना चिल्लाना, जिसको आप कहते हैं ना जेंटलमैन्स गेम, सही। वो वहाँ पे उसको अभी भी फॉलो किया जाता है। मतलब अगर आप कैप्टन हैं, आप खुद भी कैप्टन हैं, आप कभी कहें किसी को कि फलाने को यार इधर हो जा, फलाने इधर हो जा फील्ड में, जी जी। तो हम अपने नॉर्मल खुले डुले स्टाइल में कहते हैं। जी जी। अगर वहाँ पे किसी ने, कैप्टन ने कहना है ना अपने प्लेयर को कि आप इधर से उधर हो जाएं, तो उसने ऐसे कहना है कि क्या आप इधर से उस पोजीशन पे जा सकते हैं प्लीज़, प्लीज़ कह के बात करनी है। अच्छा। मतलब रिस्पेक्टफुल वे में, जेंटलमैन वे में बात हो हाँ। कि यार आप उधर को मूव हो जाएंगे प्लीज़। या अगर आपने अंपायर से बात करनी है कि सर कितनी बॉल्स हो गई हैं, सर कितनी बॉल्स रह गई हैं, कि बिल्कुल रिस्पेक्टफुल वे में काम होता है, भले अगर डिसीजन पसंद नहीं आ रहा हो। हाँ। अगर आप किसी से भी पूछें, किसी भी अंपायर से पूछें पीछे के, या जब भी बॉलिंग कर रहा होता हूँ, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि सर कितनी बॉलें रह गई हैं, सर कितनी बॉलें हो गई हैं, सर ये आउट था कि नहीं, मुझे बताएं। ये सिर्फ सर आप और मैं करते हैं, बाकी सर नहीं कहते ये होते। मैंने सिर्फ वहाँ से सीखा है। तो हाँ जी, ऐसी है। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ बहुत सीखी कि आपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अंपायर्स को रिस्पेक्ट कैसे करनी है, और बड़ा एक डिफरेंट तरीके से वहाँ गेम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लड़के जो है ना, वो प्लेयर, वो कहते होते हैं कि यार आप अंपायर को सर सर कह रहे हैं, जी जी कह रहे हैं, अंपायर आगे से फैसले गलत दे रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, उन्होंने बॉल नहीं चेंज किया। अक्सर प्लेयरों का ये रोना रहता है। जी जी, ऐसे ही है। तो आप यानी उन प्लेयरों को क्या कहना चाहेंगे कि डू रिस्पेक्ट हैव रिस्पेक्ट, या आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अगला नहीं कर रहा, या आपने अगला नहीं कर रहा तो आपने भी नहीं करनी? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्पेशली यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी तो होता है ऐसा कि ऐसा अंपायर आ जाता है जो बिल्कुल ही उसको अली बे नहीं पता होती है, और उस वक्त ऐसे डिसीजन दे रहा होता है जिस पे आपको गुस्सा भी आ रहा होता है। लेकिन जाहिर है आपने अपना भी कंट्रोल करना है, अपने प्लेयर्स को भी कंट्रोल करना है। बिल्कुल। तो मेरी कोशिश ये होती है कि प्लेयर्स को समझाऊं कि यार कोई बात नहीं, हो जाता है, पार्ट ऑफ द गेम है। अगर उससे गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना। जी जी, ऐसी है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैक्सिमम क्या होगा, ज़्यादातर मैच हार जाएंगे ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सर पे खून सवार कर लें, मारने को दौड़ें, गालियाँ दें। मैंने कहा इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। दूसरा, आपकी कोई ज़ुबान ख़राब होगी। बिल्कुल। दूसरा फिर इससे आपको हासिल भी कुछ नहीं होगा। और दूसरा, आपकी फिर रेपुटेशन भी ख़राब हो जाएगी कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये गालियाँ देता है। इससे कोई फ़ायदा नहीं। एंड में आपकी इज्जत अपने अपने हाथ में है। बिल्कुल। आप गालियाँ देंगे 4, अगला 4 देगा ना, आपकी इज्जत रहेगी ना उसकी। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब उस मौके के ऊपर खामोशी आपका सबसे बड़ा हथियार है। हाँ जी, और आप डिस्कस करें, अंपायर को समझाने की कोशिश करें कि सर रूल में ये लिखा है या ऐसी चीज़ है, बाकी डिसीजन आपका है, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। हाँ, अगर कभी कभी होते हैं अंपायर्स भी अड़ जाते हैं, एक बात उनको समझाने की कोशिश हो रही है तो वो नहीं मानना चाह रहे, तो आप उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर कहते हैं ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी है। फिर हम यही कर सकते हैं, हम अपील करेंगे या कमेटी में जाएंगे। लेकिन उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होता है
और कोशिश तो ये होती है कि कंट्रोल करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी आए हैं, गर्मी में खड़े हैं, एम्पायरिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने बेहतर से बेहतर। तो कोशिश करते हैं कि ना ही हो कुछ बदमज़गी ना हो और अच्छे सुकून से मैच हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात माननी पड़ेगी हमें, चाहे हम अपने बचपन से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, मैं भी हमने पाकिस्तान में भी क्रिकेट खेली है, मैंने अपने कॉलेज से भी क्रिकेट खेली है, और यहाँ पे आके जब क्रिकेट शुरू की है ईपीसी में 2016-17 में 16 में की थी मैंने, सही। तो एक मुझे अच्छा लगा, एक मैकेनिज़्म, एक मतलब एक प्रॉपर वे के साथ क्रिकेट होती है, फीलिंग्स आती हैं, कभी कभार नेशनल लेवल की फीलिंग आती है। जी जी जिस तरह से ईपीसी ने काम किया है, ईपीसी की मैनेजमेंट ने ये जो स्कोरिंग लाइव आती है या स्कोरिंग लाइव करते हैं हम, हाँ जी। तो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड भी काफ़ी बेहतर हुआ है, अच्छी अंपायरिंग भी हो रही है। हो सकता है इन फ्यूचर इंशाल्लाह ईपीसी अगर चाहे तो कैमरे लगा लें लाइव जी, जब जी। मैचेस होते हैं, तो और भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी जी मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैं इंग्लैंड में देख के आया हूँ क्रिकेट, वहाँ भी ऑर्गेनाइज लेवल पे बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ तो अंपायर्स खैर सारे क्वालिफाइड ही आते हैं मैचेस करवाने, लेकिन वो काफ़ी ऑर्गेनाइज था। उस हिसाब से अगर मैं यहाँ देखूँ, ये भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। हालांकि वहाँ तो मेन स्पोर्ट है, और वहाँ तो जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है वो हर टीम को फंड करता है। यहाँ पे तो वहाँ ऐसा तो फंडिंग मिलती है स्पेशली गवर्नमेंट क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सेल्फ पे चल रहा है या स्पॉन्सरशिप से ये सारा कुछ है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो ईपीसी बहुत अच्छा काम कर रही है। इतनी टीमों को मैनेज करना, इतनी क्रिकेट करवाना, हर किसी की बात सुनना, हर किसी की बात मानना या उनको मैनेज करना कि वो कोई बुरा भी ना मान जाए, सबको लेके साथ चलना। फ़रज साहब की और इम्तियाज़ भाई की ये एफर्ट है सारी कि वो, क्योंकि ज़ाहिर है वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो सारा कुछ मैनेज करते हैं। मुदस्सिर भाई हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इतना सबकी बात सुनते हैं। साद है, टूर्नामेंट मैनेजर है, वो सारा कुछ देखता है। शाहिद भाई हैं, एम्पायर्स को इतना वो देखते हैं। तो बहुत एफर्ट लगती है और थैंकलेस जॉब है। कहीं लग रहा है आपको कि इन फ्यूचर सऊदी अरब में भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंग्लैंड में क्लब्स को क्रिकेट बोर्ड की जान से फंड मिलते हैं, क्या ईपीसी में या सऊदी अरब में भी कोई इस तरह का कोई चक्कर है इन फ्यूचर में? अभी तो फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ का मेन स्पोर्ट तो आपको पता है फुटबॉल है, और ज़्यादा फोकस, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा प्लेयर्स फुटबॉल के हैं, फैंस भी ज़्यादा फुटबॉल के हैं, तो ज़्यादा फोकस उस तरफ है। लेकिन हाँ, शायद फ्यूचर में अगर सऊदी क्रिकेट फेडरेशन थोड़ा और तवज्जो दे, थोड़े और फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो जाएँ, थोड़ा और एसोसिएशंस को बैक करे, तो और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और बेहतरी आएगी। कोई उसमें ऐसी बात नहीं है कि मैं कहूँ कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। शायद फ्यूचर में हो जाए तो इंशाल्लाह बेहतरियाँ आ सकती है और ज़्यादा। जी डॉक्टर साहब, तो आप इंग्लैंड से वापस पहुंच गए पाकिस्तान, हाँ जी। रावलपिंडी में। जी जी उसके बाद फिर क्या आपने किया वहाँ पे? दोबारा प्रैक्टिस शुरू की, या आपने दोबारा फिर से पढ़ाई शुरू कर दी, या फिर वहाँ से आपने कहीं और मूव किया? आगे क्या किया आपने? वापस आके उसके बाद तो फिर यही था कि काम करना था। सही। तो फिर एक लोकल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, कॉलेज को, वहाँ सही। पे मैंने थोड़ा पढ़ाया। फिर एक दूसरी को ज्वाइन किया, वहाँ पढ़ाया। 2 साल 2.5 साल ऐसे निकल गए। नहीं डॉक्टर साहब, आप डेंटल सर्जन बनने गए थे या प्रोफेसर बनने गए थे? पाकिस्तान में दोनों एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान में अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं मेडिकल फील्ड में, अच्छा। तो आप काम भी कर सकते हैं और आप पढ़ा भी सकते हैं कॉलेज के अंदर। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ पाकिस्तान में चलती हैं। सही। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो गई मेरे लिए। सही। उसके बाद फिर 2-2.5 साल बाद मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जो यहाँ सऊदीया में यूनिवर्सिटी में काम करता था। अब वो खुद तो कनाडा शिफ्ट हो गया, तो उसने फिर बात की यहाँ पे, मेरी सीवी यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट के चेयरमैन को पुश की, अच्छा। और थोड़े रिकमेंड किया कि आप इसका इंटरव्यू वगैरह लें। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ और फिर सारा प्रोसेस हुआ, और फिर मैं 2018 के एंड में मैं सऊदी आ गया। 2018 में आप सऊदी अरब में आ गए, हाँ जी। और यहाँ पे आके आपने आते ही क्रिकेट शुरू कर दी थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आते साथ तो मैं किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन असल में वो आपने कहावत सुनी होगी, दुनिया बहुत छोटी है। जी। तो इस तरह कुछ मेरे साथ हुआ। मेरा एक एफएससी का दोस्त था, जो अच्छा। मेरे साथ एफएससी में पढ़ा था, कराची में। अच्छा। मैं अब इस्लामाबाद आ गया, मेरा उससे रब्ता भी नहीं है। सही। सिर्फ फेसबुक पे मेरे वो ऐड था। सही। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ दमाम में, और मैंने आके यहाँ पे स्टेटस लगाया मैं दमाम शिफ्ट हो गया, हाँ। उसने मुझसे रब्ता किया कि यार आप दमाम आ गए हो। मैंने कहा हाँ। कहता मैं भी दमाम में था, मैं अभी पाकिस्तान शिफ्ट हुआ वापस अच्छा। जॉब के सिलसिले में। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उससे पूछा
कि यार यहाँ पे क्रिकेट वगैरह का क्या सिस्टम है। तो उसने फिर मुझे मेरा कनेक्शन करवाया साद के साथ, अच्छा, अल मारूफ साद भाई। साद भाई। हाँ, तो उस जनरल- वहाँ से फिर मेरी क्रिकेट शुरू हुई, साद से मेरा राब्ता हुआ। हर दिल अजीज, बिल्कुल जिसको हार्द मैं- अजीज हर दिल शख्सियत अजीज है और काफ़ी मेहनती इंसान है। बिल्कुल जी, और जो हो सके उनसे जी, पॉसिबल वो बंदों को रिलैक्सेशन देते हैं। बिल्कुल, ये ऑल ओवर द ईपीसी मेरे ख्याल में हर बंदे की कोशिश होती है, अगर कोई आपको शेड्यूल में रिलैक्सेशन चाहिए तो साथ भाई को मैसेज करें यार, कॉल करें यार। जी जी। मेरे ख्याल में वो कोशिश कॉलेज कर- सुन सुनकर भी थक जाते होंगे। नहीं, वो हमेशा जब भी मेरी साथ से मिलना होता है मैच वाले दिन, तो वो यही बता रहा था कि यार 100 कॉलें हुई हैं, 150 मैसेज आए हुए हैं और मेरे पास टाइम नहीं है। और बाकी में उसकी जॉब इतनी मुश्किल है सही। और उसमें सारा कुछ मैनेज करना, वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और वो कोशिश यही करता है कि सबके साथ फेयर रहे, किसी को सही। अनफेयर एडवांटेज भी ना हो, सही। लेकिन जितना जिसके साथ कोऑपरेट कर सकता है वो कोशिश तो पूरी अच्छे इंसान है। जी जी, बहुत ज़्यादा, बहुत। तो आपने आके वहाँ से क्रिकेट शुरू कर दी यंगन में? जी बस वो उस वक्त मेरी साथ से फिर राब्ता हुआ और साथ उस वक्त इत्तेफाक से कराची गया हुआ था। सही। तो वो कहता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो फिर मैं आपसे रब्ता करूँगा, फिर आप हमारी प्रैक्टिस में आए, फिर हम आपको देखेंगे। सही। तो फिर इसी तरह फिर 4-5 महीने तो मैं नहीं खेल रहा था। फिर आई थिंक फरवरी में या मार्च 2019 में मेरी दोबारा रब्ता हुआ, क्योंकि फिर मैं भी भूल गया। मैं नया नया आया था, जैसा आपको पता, यहाँ आते हैं आपने सेटअप करना है, घर लेना है, मेडिकल होना है, कामा बनना है, ये सारी चीज़ों में मैं लग गया। नई जॉब थी, ज़ाहिर है अपने आप को एडजस्ट भी कर रहा हूँ। तो क्रिकेट का सर मेरा आप- तो ज़हन नहीं था बिल्कुल भी। आप 2019 में आपने ईपी से ज्वाइन किया। हाँ जी। वैसे तो आप बड़ी बात करते हैं ईपीसीए की, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं आप कि जी फलां को आपने सिलेक्ट कर दिया इंटरसिटी में, वो मेरिट पे नहीं आता था, और आप खुद 2019 में आए, जनवरी में आप आ रहे हैं, हाँ जी। और मार्च अप्रैल में आप जाके आप इंटरसिटी खेल रहे हैं। तो वो कैसे, आप किस बेस पे खेल रहे हैं? मैं मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में तो नहीं खेला था, उससे अगले साल में खेला था 2020 में। अच्छा, 2020 में खेले थे। 2020 में पहला सीजन तो जब मैंने बताया ना मार्च में था, तो वो सीजन ऑलमोस्ट एंड पे था। मैंने शायद 1-2 मैचेस खेले हैं और उसमें तो मुझे इतना मौका भी नहीं मिला। सही। 2020 का जब सीजन स्टार्ट हुआ है उसमें थोड़ी परफॉर्मेंसेस अच्छी हो गई। और आई थिंक ईपीसी हमेशा यही करता है कि वो हर टीम से कहता है कि आप प्लेयर्स को रिकमेंड करें, फिर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो उस वक्त 1-2 परफॉर्मेंसेस मेरी अच्छी आ गई बॉलिंग में, तो मेरा नाम इन्होंने भेज दिया और वो शॉर्टलिस्ट हो गए। तो फिर मैं इंटरसिटी खेलने चला गया, जहाँ मेरी पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हुई। मैं और आप साथ में गए और साथ में आए थे। साथ में आए। एक्चुअली प्रैक्टिस जब हो रही थी, मुझे नहीं इल्म था आपका, मैं आपको जानता ही नहीं था। वहाँ जब हम गए, जब हमने एक वहाँ पे रात गुजारनी थी, मतलब जब हम पहुँचे वहाँ पे, तो जी, हमें जी, जो रूम दिया गया होटल में एपीसी की जानिब से कि आप लोगों ने यहाँ पे 3 लोगों ने स्टे करना है, जिनमें आप थे, मैं था, साथ में पता नहीं तीसरा बंदा कौन था, मुझे याद नहीं, शायद आपको याद हो। साथ में मेरे ख्याल में मुझे नाम अब जहन से निकल रहा है, लेकिन वो बड़ा अच्छा प्लेयर था, ऑलराउंडर था। अब तो शायद वो एग्जिट चला गया। मनान भाई तो नहीं थे? जी, मनान भाई तो नहीं नहीं थे? नहीं, मनान भाई नहीं थे। यार क्या नाम, मेरे जहन से निकल गया। अगर मेरे जहन में ना आया तो बताऊंगा, मेरे जहन से नाम निकल तो गया। वो मुझे ये रात याद है हाँ जी। कि रात थी, मैं आपको जानता नहीं था कि आप डॉक्टर हैं। मुझे ये था कि यार एक प्लेयर हैं, आए हैं, साथ में बैठे हाँ हैं। जी, हाँ जी। लेकिन एक रिस्पेक्टेबल तरीके से मुझे पता था कि आप माशाल्लाह से वेल एजुकेटेड लग रहे थे, आप जिस तरह से आपकी तैयारी थी, या जिस तरह से आप बिल्कुल खामोश थे, मतलब आपकी बिला वजह किसी के साथ वो नहीं हो रही कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे आ गया, वैसा हो गया। आप बड़े आराम से बैठे हैं, हमें रूम मिल गया, ठीक है, आप उस रूम में सोना है। रूम में हम चले गए, रात का वक्त था, तकरीबन शायद 11 बजे का टाइम था या 12 बजे का टाइम था। ऐसे ही। तो रूम में अंदर एक बेड था, डबल बेड था, बाहर यानी ऐसे ही बालकोनी थी, बैठे हुए थे। तो बेड तो अंदर सिर्फ 2 ही बंदे सो सकते थे शायद। ऐसे ही। तो डिसाइड हुआ कि हम कौन सोएंगे 2 अंदर। मैंने कहा जी सर आप अंदर सोएं, लेकिन आप कहा नहीं नहीं नसीम भाई आप अंदर सोएंगे। हालांकि मैं आपको नहीं जानता था, जी, जी, यकीन ऐसे ही, जाने। ऐसे ही। मैं यही सोच रहा था कि आप एक, मुझे जो लगा कि आप वेल एजुकेटेड हैं, एक अच्छे, मतलब वो आप आराम से अंदर सोएं, हम किसी जगह पे भी कोई मसला नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आपने अपना जस्टर शो किया, आपने कहा नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, आप सीनियर हैं, आप अंदर सोएं, हम ये इधर बाहर ये सोफ़ा है, मैं यहाँ पे लेटूंगा या सोऊंगा, वो कोई नहीं मसला, नो इशू। फिर सुबह हुई, 5 बजे का टाइम था, टाइम दिया हुआ था, उठे जी फटाफट जी, उठे, नमाज पढ़ी, नहाए धोए, फ्रेश हुए, चले गए ग्राउंड में। और टीम का ऐलान हुआ कि ये 11 प्लेयर ये खेलेंगे। हाँ इत्तेफाक से आप भी मेरे साथ थे और मैं भी आपके साथ था, हम दोनों बाहर थे। हाँ जी, ऐसे ही है। और जो कप्तान थे उस टीम के, आमिर गुराया साहब, वो हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, जी, जी। करीबी दोस्त हैं। उन्होंने हमें बाहर बिठा दिया है कि भाई आप ऐसे लोग ही है। 12th में बैठे। ऐसे ही। अच्छा जी ठीक है जी,
हालांकि यूपीसी से पूरे से 12 से 13 से लड़के सेलेक्ट होकर गए, एक अच्छी टीम सेलेक्ट होकर गई है, पहली टीम थी माशाल्लाह से। और वो मैच तो हम जैसे जितने भी रन हुए चेज कर लिए, अली भाई थे उसमें, जी अली मेहदी, अली मेहदी साहब आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में है, जी 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 उन्होंने वो मैच चेज कर दिया रन्स और हम वो मैच जीत गए। आमिर गुराया साहब बहुत अच्छे कप्तान हैं, बड़ी इंटेलिजेंट हैं, बड़े उन्होंने दिमाग से वो मैच जीताया, जैसे भी मतलब यार कैप्टनसी का बड़ा रोल होता है। जी बिल्कुल। मैच हम जीत गए, हमें कोई इशू नहीं हुआ कि हम मैच अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए, हम बाहर थे या अंदर थे टीम में, नो इशू। दूसरा मैच हुआ, दूसरे मैच में हम फिर दोनों बाहर ये ऐसे ही हुआ। तो क्या फीलिंग्स थी उस मैच की? यार देखें, ये फिर इस चीज़ पे आ जाता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। जैसे आपने पहली बात की कि रूम वाली, जी तो वो मैं इसका सारा क्रेडिट अपने वालिदैन को देता हूं, इन्होंने हमें ऐसे तरबियत की कि कभी भी हमने इस चीज़ का नहीं किसी पे किया कि हमारे पास हम ज़्यादा वेल ऑफ हैं या हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप हमारे आगे कुछ नहीं हो। तो हम हमेशा हर किसी को जिसकी रिस्पेक्ट है उतनी रिस्पेक्ट देनी है और सारा कुछ करना है। आप बड़े थे, मैंने कहा नहीं सर आप कहीं कोई मसला नहीं है, क्योंकि और दूसरा ये कि जब मैं फिर बाहर भी रहा तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी रफ एंड टफ होने की थोड़ी सी आदत पड़ गई थी तब तक, तो इसलिए वो तो एक चीज़ थी। बाकी क्रिकेट गेम है, टीम स्पोर्ट है, आप अकेले तो खेल नहीं रहे। अकेले अगर आप सब कुछ कर लेते तो क्या ही बात। बिल्कुल 11 लोगों ने खेलना है और किसी ने तो बाहर बैठना है, तो जो भी सिचुएशन बनी, जो भी कैप्टन ने डिसाइड किया, मैं उसमें नहीं पड़ता कि भाई क्या हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे आप सिलेक्ट होके गए ना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ऑनर की बात है। उस टाइम पे मेरे ख्याल में ईपीसी में 30-40 टीमें तो होंगी। बिल्कुल अब उस 30-40 टीमों से आप 16 लोग गए हैं, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे तो वही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बिल्कुल ऑनर की बात है जी, बिल्कुल। हाँ जी, मैं नया नया आया था तो मुझे तो कोई जानता भी नहीं था और ना मैं किसी को जानता था। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप आए और हाँ। डायरेक्ट आप सेलेक्ट होकर चले गए। बस मेरे लिए वही बहुत बड़ी थी। वो एक्सपीरियंस था, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं फर्स्ट टाइम गया था तो कोई बात नहीं खेल सके, जीत के आए, ये बड़ी बात है। तो मुझे हमेशा से मैं यही होता है कि सिर्फ खेलना ही पार्टिसिपेशन होती है, सपोर्ट करना भी बहुत बड़ा हिस्सा है गेम का। तो अगर आप वो भी कर रहे हैं अच्छे से तो भी आपको यही लगेगा जैसे आपने ही खेला है और आपने जितवाया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप डेंटल सर्जन हैं, काफ़ी टफ फील्ड है, खाली मतलब ये अगर आपकी जॉब होती तो कहते हो ठीक है यार जॉब है बस, आप जॉब करते हैं, फिर आपको आप प्रोफेसर हैं, आप कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं, उसके अलावा फिर आपकी फैमिली भी है, आप अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, फिर आप क्रिकेट को भी टाइम देते हैं, फिर एक प्लस ड्यूटी आपने हासिल कर रखी है आजकल, आप अपनी टीम के आजकल कप्तान भी अपनी टीम के हैं आप। जी जी। कैसे मैनेज करते हैं इस टाइम को, इस लाइफ को, फैमिली को कैसे टाइम देते हैं? मैनेज बस हो जाता है थोड़ा सा। इसमें ये अल्लाह का शुक्र है, बेनिफिट है कि आपकी फैमिली आपको अगर सपोर्ट कर रही है तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं। वर्क और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो ज़रा मेंटेन हो जाता है आराम से। थोड़ी सी उसका ये भी एक है, वजह ये भी है कि जो जॉब है वो ज़रा एक फिक्स टाइम वाली जॉब है, मतलब 9 to 4 जॉब है। तो और इसलिए मुझे उसका एक पता होता है कि मैंने इस टाइम पे घर आ जाना है, उसके बाद मेरे पास टाइम फ्री है। तो 4 बजे से लेकर रात तक मेरा सारा टाइम फैमिली के पास होता है। तो आपकी फैमिली में कोई और भी साथ है जो आपकी हेल्प करता है या आप अकेले भाई हैं? नहीं, हम 3 बहन भाई हैं। अच्छा। एक मेरी बड़ी बहन है, सही। उनकी शादी हुई, वो तो अमेरिका में रहती हैं। सही। और एक छोटा भाई है, वो भी डॉक्टर है। अच्छा। वो इस्लामाबाद में रहता है, वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे सारा कुछ मैनेज करते हैं। और अच्छा, मैं यहाँ रहता हूँ। वो इस्लामाबाद में ही रहते हैं? हाँ जी, वो वहीं पे। यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ आप पे मैं ही हैं? अकेला ही। हाँ जी। यानी यहाँ पे आप सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर हाँ रहे जी, हैं? खुद ही। नहीं सारा कभी खुद ही ऐसा कर- होता है ना कि आप तो अपनी जॉब भी कर रहे हैं, चलो खेल भी रहे हैं, और घर के जो मामलात हैं या कुछ मतलब फैमिली के मामलात हैं, वो छोटा भाई या बड़ा भाई होता है, जी, वो जी। कर चल यार ये मैं कर लेता हूँ यार, तुम अपना वो ठीक है क्रिकेट खेल के आ जा, सही, सही, सही। या नहीं, पानी मैं ले आता हूँ यार तुम जाके खेल आओ। नहीं, इस तरह नहीं होता। यहाँ पे तो मैं अकेला ही हूँ। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे सिस्टम बना हुआ है कि सारा कुछ मैच वाले दिन से पहले मैं सारा मैनेज कर लेता हूँ। और फिर इसमें फिर वाइफ का बड़ा रोल आ जाता है बिल्कुल। कि वो भी, उनको पता है कि एक शौक है जिसको ये बड़ा फॉलो करते हैं, तो ये इसमें फिर वो कभी ये नहीं कहती कि मैच मत खेलने जाएं या ऐसे ना करें वैसे ना करें। उनको ये पता है कि फ्राइडे को जाना है, एक दिन है इसमें मैच खेलना है और ये इस टाइम पे मैच खेल के वापस घर आ जाए। तो इसलिए वो भी बहुत सपोर्ट करती हैं कि कभी नहीं कहती कि ना मैच खेलने जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अच्छा रहता है। मिसेस को खुद शौक नहीं क्रिकेट खेलने का? नहीं, उनको शौक तो ऐसा नहीं है।
बस वो ये है कि जब कभी मैच लाइव आ जाए, मैं उनको बता देता हूँ कि आज मैच लाइव यानी आना है, देखते तो हैं वो आपका मैच? हाँ मैच देख लेती हैं। हाँ। वैसे कभी मैं टीवी पे मैच देख रहा हूँ तो वो साथ देख लेती हैं, वैसे सच इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी क्रिकेट की सपोर्टर ज़रूर आपकी है। हाँ जी, सपोर्टर है। बस वो यही कहती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा चीज़ें अपने ऊपर बर्डन वाले, जैसे आप बता रहे थे, कैप्टनसी भी है, मैनेजमेंट भी है टीम की, बिल्कुल और ये सारा बिल्कुल। कुछ, तो कहते हैं इसको ज़रा कम कर लें। हाँ, क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मैं फिर बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेता हूँ चीज़ को। जैसे अब मैंने एक चीज़ करनी तो मैंने उसको अच्छे से करना है। सिर्फ आपको ही पता है, जैसे कोई कर रहा है काम सिर्फ टाइम पास के लिए, मुझसे वो टाइम पास वाला काम नहीं होता है। अगर करना है तो फिर काम अच्छे से होना चाहिए। तो मैं ज़्यादा फिर कभी कभी जैसे मैच हार भी जाता हूँ तो मैं उसको दिल पे बहुत ले लेता हूँ कि हार गए मैच, कि अगर आप एफर्ट भी सारी कर रहे हो और मैच आप हार जाएं तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, गुस्सा आता है। प्लेयरों को कैसे मैनेज करते हैं जब मैच हार जाते हैं? तो कोई कह रहा होता है यार ये कप्तान ने मैच हरवा दिया, बड़ा मुश्किल कप्तान की होता है प्लानिंग जी। गलत थी यार। हालांकि वो खुद बाज का बैटिंग गलत करके आए होते हैं, बॉलिंग खुद वो मार खा के बड़ा आए होते मुश्किल हैं। काम है जी प्लेयर्स को मैनेज करना। इसमें मैं साथ को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, क्योंकि असल में तो कैप्टन वो ही है। तो हमारा बहुत बैलेंस चलता है साथ, बहुत ही, आपको भी पता है, बाय नेचर बिल्कुल बहुत बिल्कुल। काम और रिलैक्स पर्सन है। वो कभी भी प्लेयर्स को डांटता नहीं है, झाड़ता नहीं है, कुछ भी नहीं कहता। सही बस वो आराम से बात करेगा। और मेरा रोल होता है एज वाइस कैप्टन कि मैंने झाड़ना है। सही। तो ये हमारा बैलेंस चलता है, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। प्लेयर्स को भी ये फील भी नहीं होता कि हम, कोई मसला नहीं है, जो मर्जी करो। सही और ये भी नहीं फील होता कि ज़्यादा झाड़ पड़ रही है। सही। तो ग्राउंड में अक्सर ज़्यादा मैं ही बोल रहा होता हूँ कि यार ज़रा तगड़े हो जाओ, ज़रा जान मारो। साथ रिलैक्स रहता है, वो बस पोजीशन, फील्ड सेटिंग वगैरह ये सारी देखता है। ज़्यादा बोल मैं रहा होता हूँ। तो प्लेयर्स को यही होता है कि उस कहते हैं कि अली भाई बहुत बोलते हैं, और ज़्यादा झाड़ का डर उनको मेरे से ही होता है, क्योंकि उनको पता है साथ बहुत रिलैक्स है, वो कुछ नहीं कहेगा। आप क्रिकेट में कौन सा रोल ज़्यादा पसंद करते हैं? आ, कप्तानी के अलावा की बात कर रहा हूँ, बैटिंग बॉलिंग या कप्तानी तो जब मिल जाए तो कर लेते हैं। हालांकि मुझे कप्तानी का शौक नहीं है, सही। लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह मैंने बताया, साथ बिजी इतना होता है और अब जॉब की मसरूफियत की वजह से फिर वो नहीं होता, तो फिर मैनेज करना पड़ता है। लेकिन अब ज़ाहिर है मेरा मेन रोल एज ए बॉलर ही है। सही। तो बॉलिंग ऑलराउंडर मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, तो बॉलिंग में ही मुझे मज़ा आता है। बैटिंग मिल जाए तो कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली मैं अपने आप को एज ए बॉलर ही कंसिडर करता हूँ और उसी को ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। कोई ऐसी परफॉर्मेंस क्रिकेट की हिस्ट्री में जो आपको हमेशा याद रही हो, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो? मैं दोनों तो नहीं कहूँगा, बॉलिंग या बैटिंग, मैं ओवरऑल कहूँगा, क्योंकि उस मैच में मैं कैप्टन भी था। अच्छा। तो आई थिंक ये 2023 की बात है, 2 साल पुरानी बात है। ईपीसीए में? ईपीसी की, हाँ जी, ईपीसी अच्छा की बात है। तो टीम अरेबिया से हमारा मैच था, अच्छा। और बल्कि उससे भी पुरानी बात है शायद, मेरे ख्याल में ये 2022 की बात है शायद। तो हमने उनसे पहले बैटिंग करवाई है, तो उस मैच में मुझे मार ही पड़ी है। मतलब मुझे 8 ओवर में कुछ 60-65 रन पड़े हैं, तो उसमें मैंने 4 विकेटें ली। लेकिन हमें स्कोर बहुत पड़ गया, हमें 375 स्कोर पड़ गया 40 ओवर्स में। तो उस वक्त तो मुझे ये लग रहा था कि मैच हमने हार जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोर है, 450 स्कोर। भले ईपीसीए का ग्राउंड है, सीमेंट की पिच है, बहुत मुश्किल है डिफेंड चीज़ करना। जी बिल्कुल बहुत प्रेशर है, आपको कम से कम 8-9 रन के हिसाब से खेलना है। बिल्कुल। 2020 में तो आप कर लेते हैं, लेकिन आपने 40-40 में बड़ा मुश्किल कंसिस्टेंटली ये खेलना हाँ, है। बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मैच हम जीते। हमने 375 चेज़ किया। आई थिंक हिस्ट्री में एबीसी की उस टाइम ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने चेज़ किया। उससे उससे पुराने रिकॉर्ड शायद होंगे, लेकिन क्रिक क्लब्स की हिस्ट्री में, जब से क्रिक क्लब्स पे ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है, तब से तो आई थिंक वही स्कोर है सबसे ज़्यादा जो चेस हुआ है। सही। उसमें बिलाल ने आई थिंक 150 किया था, और लकीली मेरी बैटिंग उसमें आ गई और मैंने उसमें 50 की थी 25 बॉलों पे। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने और बिलाल ने वो मैच फिनिश किया था। बल्कि मेरा ख्याल है विनिंग शॉट भी मैंने मारा था। सही। तो वो मैच ईपी से मेरा यादगार है। हालांकि हम 3 फाइनल्स भी जीते हैं, लेकिन वो मैच मुझे इसलिए याद है कि उसमें बॉलिंग भी अच्छी हुई, बैटिंग अच्छा। भी अच्छी कर ली, और कैप्टनसी भी मेरी थी, तो इसलिए तो मुझे मैच याद जीत है। गए वो? अब मैच जीत गई थी, हाँ जी। सही। अच्छा, आपको अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया पर भी, वैसे भी जब हमारी मुलाकात होती है दोस्तों की आपस में, पाकिस्तान की क्रिकेट पर आप बहुत बात करते हैं। जब पाकिस्तान जब हारता है तो आप प्लेयरों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने ये भी देखा है, आप उनको अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। तो आजकल के हमारे जो ज़्यादातर मीडिया पर भी और ओवरऑल
इंटरनेशनल दुनिया में भी, क्रिकेट की दुनिया में, इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में भी बाबर आजम का नाम बहुत आता है। वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। कुछ अर्सा पहले वो काफ़ी क्राइसिस का शिकार थे। क्राइसिस से मुराद के वो फॉर्म में नहीं थे, उनकी फॉर्म नहीं लग रही थी। अब वो फॉर्म में आ चुके हैं। अब आपको कैसा लग रहा है उनका परफॉर्म करना, और क्या चाहेंगे कि कौन सी चीज़ वो और बेहतर करें और मुल्क के लिए वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान टीम के ऊपर बात करना ही तो एक सबसे फेवरेट मशगला है पाकिस्तानियों का, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि हर बच्चा बड़ा होते हुए क्रिकेट देखते ही बड़ा हुआ है। मेरी पहली मेमोरी 92 का वर्ल्ड कप देखने की है। ठीक मैं है। उस वक्त 8 साल का होऊंगा शायद, टीवी पे मैंने फाइनल देखा। तो वहीं से, और हर किसी ने, हमारी एज के जो हैं लोग 90s में 80s में जिन्होंने हैं पले बड़े हैं, उन्होंने क्रिकेट देख के ही बड़े बड़े हैं, तो वो उन्होंने तो सारे सिर्फ क्रिकेट को ही फॉलो किया है। सही। तो जाहिर है फिर वो जब आप एक चीज़ को इतने जज्बाती होकर फॉलो करते हैं तो फिर आप उसके ऊपर आपका एक राय भी होती है और आप भी कहते हैं कि ऐसे कर लें, वैसे बिल्कुल। कर लें। तो वो तो फिर एक एज अ फैन तो ये चीज़ देख नेचुरल है। बाकी और हम हमेशा यही चाहेंगे कि टीम जीते। बिल्कुल। कोई भी ये नहीं सोचेगा नहीं जी हार आप तो बस खेल हार के आ तो जाए, कोई मसला नहीं है, हार पसंद और नहीं कोई है। हार के आ जाए कोई खैर नहीं, जीत के आना है। ये तो हर फैन यही कहेगा, एटलीस्ट ये कहेगा कि भाई जान पूरी मारें, हार जाए तो फिर भी खैर है, लेकिन कोशिश तो करें जीतने की। तो ज़ाहिर है हर किसी का अपना ओपिनियन है, आपका अपना है, मेरा अपना है, और हमारे जो जानने वाले सारे हैं जो भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में बात करते हैं उनका अपना ओपिनियन है। तो हर किसी की यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान जीते, हर कोई उसकी बेहतरी के लिए बात करता है, तो क्रिटिसिज्म चलता है इतना। नहीं, बाबर आजम की कौन सी ऐसी कमजोरी है जो चाहते हैं आपको वो ठीक कर लें तो ठीक हो सकता है? सर कमज़ोरी कोई नहीं है। मेरे हिसाब से अगर देखें आप, अब जैसे भी मेरा उसके बारे में ओपिनियन हो, लेकिन एक बात तो तय है कि वो इस जनरेशन में जो अभी चल रही है वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है। भाई पूरी दुनिया का हीरो लगता है मुझे वो। जी जी, पूरी क्रिकेट दुनिया की तो क्रिकेट की देखें ना, दुनिया का हीरो है वो। वही बात है ना, असल में यहाँ पे काम खराब होता है। पूरी दुनिया में बात जब ले जाते हैं ना, पूरी दुनिया पे अभी वो वाली चीज़ आई नहीं है मेरे जी, हिसाब जी। से। उसने रन्स किए नो डाउट, और बहुत टैलेंट है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश प्लेयर है, मुझे वैसे बैटिंग उसकी बहुत पसंद है। लेकिन कौन कौन सी उनकी सबसे ज़्यादा चीज़ आपको पसंद अच्छी लगती है? जो कवर ड्राइव उसकी बहुत अच्छी है, मुझे नेचुरली उसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, बड़े बैलेंस के साथ ड्राइव करता चलो कुछ तो आपको पसंद है। है नहीं ना? नहीं, बैटिंग मुझे बहुत पसंद है उसकी, लेकिन देखें अच्छे प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में ना एक डिफरेंस होता है। अच्छा प्लेयर वो होता है जो रन्स करता है, अपने लिए रन्स करता है और थोड़ा टीम का फायदा कर देता है। सही। जो ग्रेट प्लेयर होता है ना, वो टीम को जितवाता है। सही। ठीक है ना, भले वो जितना मर्जी परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन उस परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं अगर टीम को वो मुश्किल मौके पे मैच जितवा के नहीं दे रहा। सही। ठीक है, इंजमाम को लोग क्यों इंजमामुल हक कहते हैं? क्योंकि उसने मैचेस जितवाए हैं आपको। अगर आपको याद 92 का वर्ल्ड कप तो हर किसी को पता है, टेस्ट मैचेस उसने जितवाए हैं सिंगल हैंडेडली। बांग्लादेश का एक टेस्ट मैच था मुल्तान वाला जो अल मारूफ मशहूर है, बिल्कुल। जिसमें उसने आखिरी विकेट पे सेंचुरी करके मैच जितवाया, जितवाया था, हालांकि मैच बिल्कुल। वो हारे हुए थे। इसी तरह मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, ये सारे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं खेले, उन्होंने जितवाए भी हैं। तो मेरे हिसाब से अभी बाबर रन्स बहुत कर रहा है, वो करता भी रहेगा, टैलेंट बहुत है, लेकिन उसने पाकिस्तान को इतने मैचेस नहीं जितवाए, स्पेशली बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। वर्ल्ड कप्स में परफॉर्मेंसेस के हिसाब से अगर आप देखें उस लेवल पे वो नहीं गया। क्या चीज़ वो अपनी बेहतर करें तो जितवा सकते हैं मैचेस? बेहतर तो क्या करना है उनको ज़्यादा पता है, कि हम तो एमेचर लेवल पे खेलने वाले, हमें इतना क्या कह लेकिन सकते देखिए हैं। कुछ ना कुछ देखने वालों को कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, अच्छा कि यार ये चीज़ कर ले तो ठीक हो सकती है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक जो नेचुरली हमारी टीम में कमी होती है कि मेंटल स्ट्रेंथ की, कि मुश्किल मौक़ों पे आके जब आपने परफॉर्म करना होता है ना, वहाँ पे हम अक्सर रह जाते हैं। तो आई थिंक वो थोड़ी सी कमी है हमारे अंदर। वो आई थिंक अगर बाबर ने, जैसे अभी आपने बताया कि वो बैड पैच में था, 2-2.5 साल उसका बैड पैच चला है, बिल्कुल और अब ये PSL में उसने परफॉर्म किया। जी। तो उसी तरह को, इसी मेंटल स्ट्रेंथ इसी से बनती है। अब अगर इसी तरह वो परफॉर्मेंस दे इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो वो मैच विनर बन जाएगा नो डाउट, और मैचेस हमें बड़े बड़े जितवा के देगा। तो इसीलिए बड़े प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में और बड़े छोटे गुड प्लेयर में यही फ़र्क होता है कि वो मैच जितवा के देते हैं आपको। डॉक्टर साहब, अब आपसे हम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, जी जी, सिर्फ एक ही जवाब देना है आप। ठीक, ज़्यादा मुश्किल ना पूछिएगा। सऊदी अरब में
कौन सा प्लेयर आपको पसंद है सऊदी अरब क्रिकेट टीम का? सऊदी अरब की क्रिकेट टीम का जी। मैं ऐसे मान आपस की बात है, इतना ज़्यादा सऊदी टीम को मैं फॉलो नहीं करता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें प्लेयर्स आते जाते रहते हैं। तो मेरा करंट प्लेयर्स को जिनको आप जानते हैं, कौन फेवरेट है आपका? करंट प्लेयर्स में मेरे ख्याल में जुबेल से एक फास्ट बॉलर है, इश्तियाक अहमद शाकी। हाँ जी, सही। उसको मैंने फेस भी किया हुआ है एक अच्छा। मैच में, और माशाल्लाह काफ़ी स्पीड है उनकी। बिल्कुल 140 प्लस। हाँ जी, मैं उन्होंने मुझे एक ही बॉल, दो बॉलें की थी, एक मेरी टांग पे लगी, दूसरी पे मैं बोल्ड हो गया था। मुझे बॉल नजर ही नहीं आई थी। तो पाक- मुझे बहुत उनकी बॉलिंग काफ़ी पसंद है। सही। पाकिस्तान का कौन सा प्लेयर आपको फेवरेट है आपका? पाकिस्तान का फेवरेट फिलहाल बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि आजकल ना कोई ऐसा है नहीं, जिस तरह की टीम की परफॉर्मेंस चल रही ना, हम बस सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल फेवरेट मेरा कोई भी नहीं पाकिस्तान टीम में। जो पाकिस्तान को जितवाएगा मैच वही फेवरेट होगा। ईपीसी का कौन सा प्लेयर आपका फेवरेट है? ईपीसी का अपनी टीम का या ईपीसी पूरी का? पूरी ईपीसी है, कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि वो खेल रहा हो मैं उसको देखूं, कैसी बैटिंग कर रहा है या कैसी बॉलिंग कर रहा है? बैटिंग के हिसाब से अगर मैं कहूँगा, जिनकी मैंने बैटिंग बहुत देखी है, मुझे बहुत पसंद है, वो अहमद रऊफ भाई हैं, सही। जो आजकल बिन दलमा में हैं। सही। पहले खबर जिमखाना में थे, जी। उनकी उनको बॉलिंग की भी है, तो उनकी बैटिंग मुझे बहुत अपनी अच्छी क्लास है लगती उनकी। बहुत ज़बरदस्त। मतलब वो हिटर नहीं है, तो मुझे ज़्यादा हिटर पसंद भी नहीं है, मुझे ज़्यादा ग्रेसफुल खेलने वाले, क्लासी शॉट्स खेलने वाले लोग पसंद है। तो उनकी बैटिंग मुझे वैसे बहुत पसंद है कि वो एफर्ट के बगैर ही शॉट मारते हैं, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे। और बॉलर कौन सा पसंद है? बॉलर तो बहुत ज़्यादा हैं जो काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। मेरे ख्याल में बॉलर पे अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल में साकिब जो हैं कानू के, जो लेफ्टी साकिब खान। साकिब खान, हाँ जी, जो लेफ्टी बॉलर बिल्कुल अमर की तरह उनका बॉल अंदर भी जाता है और हाँ बाहर जी, भी जाता है, बहुत बड़ा अच्छा ज़बरदस्त बॉल बॉलिंग करते हैं वो। बहुत। और मुझे बॉलिंग से ज़्यादा वो जितना जोश से बॉलिंग करते हैं ना, फास्ट बॉलर के लिए जोश मारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जोश के बगैर बॉलिंग कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा फास्ट बॉलर के। डॉक्टर साहब ईपीसी आपने ज्वाइन कर रखी है 2019 से, हाँ अब जी। हो चुका है 2026, जी। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स गुजर जी, चुके हैं। almost, हाँ जी। इन 7 सालों में 2019 से लेकर 2026 तक कहाँ से आपको लगा कि ईपीसी की क्रिकेट ऊपर की तरफ जा रही है, यानी बेहतरी की तरफ जा रही है? मेरे ख्याल में कोविड के बाद से, जब दोबारा से क्रिकेट स्टार्ट हुई है, तब से एपीसी ने काफ़ी काम किया है इम्प्रूव करने के लिए। सही। और फिर जैसे जैसे टीम्स बढ़ती गई हैं, स्पॉन्सर्स भी आते गए हैं, उससे स्पेशली प्रीमियर और प्राइम डिवीज़न की क्रिकेट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। सही। तो उस पर बड़ा फ़र्क पड़ा है। फिर स्पेशली जब जैसे अब कानून ने अपना ग्राउंड बनाया नाइट का, सही। बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी बनाई, वहाँ पे सही। मैच खेल के मज़ा आता है। अब तमीमी ने भी ग्राउंड बना लिया, बहुत ज़बरदस्त सही। ग्राउंड बनाया, तो वहाँ से पता चलता है कि एक लेवल अप हो गया, जी। और वहाँ पे क्रिकेट अलग लेवल पे हो रही है, और बहुत हाई लेवल की क्रिकेट हो रही है स्पेशली। तो उस हिसाब से तो वहाँ से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। नहीं, ईपीसी में मीडिया जब से आया उसका क्या रोल है? बहुत कुछ ज़्यादा लगता रोल है है जी, बेहतर? बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है। काफ़ी लोग, आप हैरान होंगे, मैं अगर पाकिस्तान में किसी से बात करता हूँ ना, तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि सारे टाइम में क्या करते हो? मैंने कहा क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, कहते हैं नॉर्मल गली वगैरह में खेलते हो क्रिकेट? मैंने कहा नहीं, हम प्रॉपर हार्ड बॉल खेलते हैं, प्रॉपर क्लब सिस्टम है। लोगों को यकीन नहीं आता कि अच्छा वहाँ पे क्लब क्रिकेट होती है, वहाँ तो ग्राउंड भी नहीं है और ये भी नहीं है, फलाना भी नहीं है। मैंने कहा नहीं जी, प्रॉपर ग्राउंड है, सारा कुछ है, पूरी फैसिलिटीज़ है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, 60-70 टीमें खेल रही हैं। तो लोग हैरान होते हैं बहुत। तो इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट अब मीडिया को जाता है कि जितना, जैसे आपका चैनल है, आमिर भाई का चैनल है, जितना आप लोग प्रमोट करते हैं, मैचेस को लाइव दिखा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उसी से प्रमोशन ज़्यादा हो रही है। लोग और से और लोग हैं जो क्रिकेट के साथ यहाँ पे जोड़ रहे हैं, जिनको पता ही नहीं यहाँ पे क्रिकेट होती है। अक्सर लोग हैं जो आए हैं, जिनको 1-2 साल हो गए यहाँ पे दमाम खुबर में रहते हुए, और कहते हैं हमें तो पता ही नहीं यहाँ पे हार्ड बॉल क्रिकेट होती है, हम तो बस शाम में क्ले बॉल खेल ली, शौक पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह बहुत लोग मुझे मिले, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। जैसे आप लोगों के मैचेस को कवरेज देने से, एक्सपोजर की वजह से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ईपीसी में जैसा आपने कहा कि ईपीसी में काफ़ी सारी इम्प्रूवमेंट आई है और ईपीसी की क्रिकेट काफ़ी यानी बेहतरी की तरफ गई है, क्या समझते हैं कि फ्यूचर में ईपीसी क्रिकेट में और भी इम्प्रूवमेंट आ सकती है? तो कैसे आ सकती है, कौन सा कोई है आपके पास सजेशन? देखिए जी, इम्प्रूवमेंट की तो गुंजाइश हमेशा रहती ही रहती है। जी। जी। कोई चीज़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। जैसे प्लेयर हर वक्त इवॉल्व होता है, इम्प्रूव करता है अपने आप को, ऐसे एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो,
अगर उसने टॉप पे रहना है तो वो अपने आप को हमेशा इम्प्रूवमेंट का उसको अपने अंदर मादा रखना चाहिए। क्रिटिसिज्म जो भी उनको मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है प्लेयर से या क्लब से या टीम के कैप्टन से, वो उसको सुने, तामुल से सुने, उसको ऑन बोर्ड करें, कोशिश करें जितना भी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है वो करें, तो उससे नेचुरली इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी वजह है जिसके इम्प्रूवमेंट आ नहीं सकती या ईपीसी और ऊपर जा नहीं सकता। तो बस थोड़ा सा ये है कि जो भी सजेशंस वगैरह या जो भी आती है, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, और भी कैप्टन हैं माशाल्लाह बहुत सारे इतने अरसे से खेल रहे हैं, में से बहुत बड़े सीनियर लोग हैं, वो जब भी सजेस्ट करें ईपीसी उनको सुने, तामुल से सुने, ये ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। और उसमें से जितना भी इम्प्लीमेंट हो सकता है वो करें, क्योंकि देखें हमें कोई यहाँ पे कोई इनाम तो मिलता नहीं है, बिल्कुल। ना कोई मॉनेटरी इनाम है, ना कोई वैसे कोई रिकग्निशन है, बिल्कुल। सब अपने शौक के लिए खेलते हैं। तो अगर वो कोई सजेशन दे रहे हैं, वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ही दे रहे हैं जो यहाँ पे हो रही है, उससे उनका भी फ़ायदा होगा, बाकी टीम्स का भी फ़ायदा होगा, ईपीसी का इवेंचुअली ईपीसी का फ़ायदा होगा। तो अगर वो सजेशन दें तो ईपीसी उनको बस कोशिश करे कि सुने और इम्प्लीमेंट करे जितना हो सकता है, ताकि गेम इम्प्रूव हो सबकी और ईपीसी का नाम और ऊपर जाए। बिल्कुल जी, माशाल्लाह ईपीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो जैसा कि आपने कहा कि ईपीसी के जितने भी करते धरते हैं, उनको जो भी उनका चाहने वाला, देखिए हमेशा वही आपको क्रिटिसाइज़ करेगा जो आपसे मोहब्बत करता है, जो आपको चाहता है कि आप और बेहतर बने, आप और बेहतर बन सकते हैं। तो आपको चाहिए कि उनकी सजेशंस को पॉजिटिव लें और उन सजेशंस के ऊपर काम जितना हो सके अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में उसके ऊपर काम करें, और ईपीसी क्रिकेट और बेहतर हो सकती है। और वो ईपीसी क्रिकेट हमने ही बेहतर बनानी है। जब हम कहते हैं कि हम ईपीसी वन फैमिली हैं, तो अगर हमने ईपीसी का जो मीडिया है, हम मीडिया वाले हैं, हमने इसीलिए ही इनिशिएटिव लिया है। आमिर भाई ने इसका स्टार्ट लिया था और आमिर भाई का साथ हमने दिया, मैंने दिया, साथ में नाजिम भाई आ गए। तो अगर ईपीसी मीडिया में लोग काम कर रहे हैं तो वो ईपीसी की बेहतरी के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ईपीसी को चाहिए कि अगर कोई हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है तो हम उसे सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वो बंदा आपके साथ खड़ा रहेगा, और अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आप अपनी सपोर्ट छोड़ देंगे, आप उसको चाहेंगे कि वो मेरा ग़ुलाम बन गया है या वो मेरा कैदी बन के रहेगा या वो मेरी मर्ज़ी से चलेगा, तो इस तरह से आपका काम नहीं चलेगा, उससे आपका काम ख़राब होगा। नेक्स्ट वो बंदा आपका साथ छोड़ देगा, वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव लेना है और इन सजेशंस को पॉजिटिव लेकर उनके ऊपर आपने काम करना है। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूवर्स के लिए एक सवाल है लास्ट में कि डॉक्टर मोहम्मद अली फरीदी साहब ने ईपीसीए में सबसे ज़्यादा कितने रन्स बना रखे हैं? जो भी इस सवाल का जवाब देगा सही, नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कुरानदाजी करेंगे, और जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया होगा हम उनको कुरानदाजी में शामिल करेंगे, और किसी एक खुश नसीब को हम एक स्पेशल गिफ्ट देंगे आपकी तरफ से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के वक्त के लिए, लाइफ का सफ़र हमारे साथ शेयर करने के लिए और अपनी यादें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच जी नसीम भाई, फिर से एक दफ़ा कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और इतना टाइम दिया मेरी कहानी सुनने के लिए। उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी या इंटरेस्टिंग लगेगी। बाकी इंशाल्लाह आपको ये फिर से इस नए सफ़र पे बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, इंशाल्लाह आपको इसमें भी कामयाबी मिले और आप हमारे सऊदीया से एक मशहूर पॉडकास्टर भी बन जाएं इंशाल्लाह। क्रिकेट ब्रॉडकास्टर तो अब बन ही गए हैं माशाल्लाह, अब पॉडकास्टर भी बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम भी कहेंगे कि हम भी नसीम भाई की पॉडकास्ट में कभी आए थे। शुक्रिया दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबकी आवाज़ नसीम के साथ, क्योंकि ये परदेसियों की आवाज़ है, क्योंकि ये उठी है आवाज़ हर परदेसी के लिए। मैं हूं मलिक नसीम, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।